कहाँ से लाए? यहाँ का नहीं है, बाहर से उड़ाया। 30 का पड़ा। अरे पागल हो गया है, उड़ा के लाया और बोलता है 30 का पड़ा। 15 देगा मैं बस। बहुत मेहनत की उस्मान भाई। 20 फाइनल। बोल क्या बोलता है? ठीक है चलेगा। तो बात तो नहीं। दो लोग थे साहब, लगभग रात 10:30 बजे आए थे साहब। कौन थे वो लोग? पता नहीं मुझे, वो बोले कि जगन साहब से मिलना है। जगन साहब हैं? लेकिन वो थे कौन? साहब मैं कुछ पूछती इससे पहले ही जगन साहब बेडरूम से बाहर आ गए। आप कौन? मायरा, आने दो। तुम जाकर सो जाओ। उसके बाद मैं किचन में जाके सो गई साहब। थोड़ी देर बाद मैंने चीखें सुनी, जगन साहब की चीखें। बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! बचाओ कोई मुझे! जगन साहब दरवाजा खोलो! आप ठीक तो हो ना? जगन साहब दरवाजा खोलो! बचाओ! कोई मदद करो! जगन साहब कोई है? साहब उनमें से एक के हाथ में कुकरी थी साहब, मैं डर गई थी साहब। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। आप लोगों में से किसी ने किसी को बाहर जाते या फिर अंदर आते देखा? नहीं साहब, चीखें सुनकर हम सब भागकर यहाँ पर आए, पर किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। स्टैबिंग तो कई बार की गई सर, बाकी कमरे में कुछ बिखरा नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ चोरी हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कुछ गायब है तो शायद उस नौकरानी मायरा को पता होगा या फिर जगन की बीवी को। पर बीवी तो घर पर नहीं है। अंजलि मेम साहब अपने ससुराल गई है, लातेहार झारखंड में। कब गई है वो? 1 हफ्ता हो गया साहब। उनका फोन नंबर? हेलो मायरा, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? क्या? अंजलि कोरा के पति जगन कोरा की 3 अक्टूबर 2012 को दिल्ली में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी जो उससे मिलने आए थे। उस घटना की चश्मदीद गवाह घर की नौकरानी मायरा उन दोनों को नहीं पहचानती थी, पर मृत जगन उन्हें जानता था। और इससे पहले कि मायरा उन लोगों से उनका नाम पूछे, जगन ने उन्हें अंदर बुला लिया। जगन की पत्नी अंजलि हादसे के वक्त जगन के माता पिता से मिलने उनके घर लातेहार झारखंड गई हुई थी। हत्या बहुत क्रूरता से की गई थी और उन दोनों के आने का मकसद सिर्फ हत्या ही नजर आ रहा था। नौकरानी ने बताया जब वो लोग बाहर निकले तो उसने उनमें से किसी एक के हाथ में खुखरी देखी थी। मौत का वक्त था करीब 11 साढ़े 11 के बीच, रात का समय, और नौकरानी ने उनके हाथ में हथियार देखा, लेकिन उसे कैसे पता कि वो खुखरी ही थी? खुखरी क्या होती है ये वो जानती है डॉक्टर। सर, जगन की बीवी अंजलि कोरा 2-3 घंटे में पहुंच जाएगी। वो रांची से फ्लाइट ले रही है, साथ में जगन के माता पिता भी आ रहे हैं। ये जगन कोरा करता क्या था? सर, ये मोती नगर में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था। बीवी इसके साथ ही काम करती थी। इसकी एजेंसी का नाम है कोरा मैन पावर। सर, रजिस्टर्ड एजेंसी है हमारी। तुम यहाँ की मैनेजर हो? हाँ साहब, अंजलि मैडम के नहीं होने पर सारा काम मैं ही संभालती हूँ। तुम लोग झारखंड से नौकर नौकरानियां बुलवाते हो और यहाँ पर काम पर रखवाते हो? हाँ साहब, पर हमारे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, A to Z प्रॉपर मिलेंगे।
आप चाहें तो चेक कर लो। मैंने कुछ पूछा नहीं और तुमने सफाई भी देनी शुरू कर दी। चेक तो होगा, सब कुछ चेक होगा। ये जगन कोरा एजेंसी का मालिक था? जी साहब, पर एक्चुअली में सारा काम मैडम ही संभालती हैं। सिंह, खबरियों को काम पर लगा दो। मुझे एजेंसी की हर डिटेल चाहिए। एजेंसी से जुड़े जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, उन सबकी फोटो मायरा को दिखाओ। खूनी जगन की जान पहचान गई थे और मर्डर की इंटेंशन से आए थे। सर, जगन के मोबाइल फोन के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। ऐसा कोई भी कॉल नहीं दिखा है जिस पर शक किया जा सके। मायरा ने एजेंसी के लोगों में से किसी को पहचाना? नो सर, उनमें से तो कोई भी नहीं। सिंह, एक स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ। मायरा की हेल्प से उन दोनों का स्केच बनवाओ। यस सर। और अंजलि कौरा? हाँ, आ गई है। बुलाओ उसको। यस सर। मैं 20 सितंबर को लातेहार गई थी। कोई खास काम था या ऐसे ही? हमारी एजेंसी की नौकरानी को छोड़ने गई थी। वो वहीं लातेहार के पास की ही रहने वाली थी। सोचा छोड़ने के बाद माँ बाबा से मिल लूँगी और सास ससुर के साथ 1-2 दिन रह लूँगी। एजेंसी का काम आप ही संभालती हैं? हाँ, सब काम मैं ही देखती हूँ। वो 2 लोग कौन थे, कुछ बता सकती हो, जो आपके पति से मिलने घर आए थे? कोई दोस्त या दुश्मन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी नौकरानी मायरा ने बताया कि जगन उनको जानता था, लेकिन उसने उन्हें पहली बार देखा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन होंगे। जगन का क्या संबंध था उनके साथ? आखिर क्या वजह होगी कि उन्होंने जगन की जान ले ली? पूरा मैन पावर पिछले 4 साल से इसी इलाके में है सर। कोई लफड़ा, कोई उल्टा काम वाम होता है वहाँ? नहीं साहब, ट्रैफिकिंग का भी कोई चक्कर नहीं है। अगर कहीं कुछ होता तो पता चल जाता साहब। तो फिर चक्कर क्या है? 2 साल से उसकी बीवी एजेंसी संभाल रही है। उसका तो ध्यान ही नहीं है काम पे। उसको तो अपने और कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब? पक्का लौंडिया बाजू साहब। अच्छा, और क्या क्या पता चला उसके बारे में? क्या बताऊँ साहब, औरत देखते ही लाट टपकती उसके मुंह से। घर की नौकरानी मायरा से उसका कोई चक्कर वक्कर? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन मायरा पिछले 1 साल से वहीं पे है। झारखंड की है वो। जगन और अंजलि झारखंड अपने गाँव से लोगों को दिल्ली में लाते हैं और नौकरी पे रखते हैं। मैडम, एक बार तो ठीक से बताइए मुझे प्लीज। पहली बार देखा था और वो भी कुछ देर के लिए। जितना याद आया उतना बताया। अंदर आए तब देखा था, और दूसरी बार जब भागे तब हाथ पैर बहुत कांप रहे थे मेरे। ठीक से देख भी नहीं पाई। मायरा, क्या तुम्हें वो लोग अपने झारखंड के लगते थे? नहीं मैडम जी, पक्के से नहीं बोल सकती। मैंने सिर्फ इतना सुना था। जगन साहब हैं? उसके बाद मैंने सांप की चीखें सुनी थी। सर, ये मायरा कहीं मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रही है? हो सकता है। लौंडियाबाज था जगन, कुछ किया होगा मायरा के साथ। शायद बीवी को पता ना हो, अंदर ही अंदर चल रहा होगा। बीवी गांव गई तो खुल के खेलने लगा होगा और फंस गया उसमें। राइट सर। क्या हुआ? सब कुछ सेटल हो गया घर पे? क्या मैं आ जाऊं? आप शीतल बोल रही हैं ना? ये जगन का ही नंबर है ना? फोन जगन का ही है, लेकिन जगन नहीं है फोन पर। तो आप कौन बात कर रहे हो? पीआई आशीष देव, निहाल विहार पुलिस स्टेशन। बोलिए मैडम, क्या सेटलमेंट होने वाला था और तुम कब आने वाली थी? जगन कोरा के मर्डर में तुम्हारा क्या हाथ है? नहीं सर, जगन और मैं तो क्या? सर, हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। उसने कहा था दोनों साथ में रहेंगे। बस का टिकट भिजवाया था। ये देखिए, मैं 7 अक्टूबर को रोहतक से यहाँ आने वाली थी। जी, उसने कहा था कि इसी दौरान वो अपने बीवी के साथ सेटलमेंट कर लेगा।
और हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने वही पता करवाने के लिए फ़ोन किया था कि मैं आऊँ कि नहीं। मुझे क्या पता था कि उसका खून हो चुका है। मतलब जगन अपनी बीवी को छोड़ने की सोच रहा था? जी हाँ। आखिर गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। जगन का सेल फोन जो कि पुलिस कस्टडी में था, उस पर आई एक कॉल इस केस का पहला सुराग बनी। इस केस की एक ही चश्मदीद गवाह थी, घर की नौकरानी मायरा। और जब यह हादसा हुआ तब जगन की पत्नी अंजलि कोरा लातेहार झारखंड गई हुई थी। यह खेल था क्या? किसने रचा था? कौन सी कहानी बुनी जा रही थी? और किसी ने इस जुर्म की दस्तक सुनी भी थी या नहीं? आपका और आपके पति का रिश्ता ठीक नहीं था, ये बात सही है? हाँ साहब, पिछले 3 सालों में धीरे धीरे हमारे बीच सब कुछ बिगड़ने लगा था। आप लातेहार एजेंसी की किसी नौकरानी को लेकर गई नहीं, पति से झगड़ा हो गया था इसलिए चली गई, सही या गलत? यही है तुम्हारी मर्दानगी? 2 बच्चों के बाप हो फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दूसरी औरत के पीछे भागते हो। अरे कोई नहीं बचा तुम्हारी गंदी नजरों से। कांग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। देख जगन, यहाँ जो कुछ भी है ना, हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया है, मेहनत की, पसीना बहाया है। अगर तू किसी औरत को ले आएगा और वो ये सब कुछ हड़प लेगी तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कुछ हमारे बच्चों का है और तेरी ये याशी अगर मेरे बच्चों के भविष्य के आड़े आई ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, याद रख। 3 साल पहले मुझे पता लगा कि जगन इधर उधर मुंह मारता फिरता है। भरोसा नहीं हुआ साहब, सुना तो लगा सब झूठ है। मेरा जगन ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। पर फिर देखा, धीरे धीरे उसका काम में मन हटने लग गया। ऑफिस और घर की दोनों जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। यहाँ तक कि उन लोगों की जिम्मेदारी भी आ गई जिन्हें हम यहाँ लेकर आते थे नौकरी दिलाने के लिए। साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल था। आप लातेहार किसी नौकरानी को छोड़ने गई नहीं थी? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं नौकरानी को साथ लेकर गई थी, उसकी शादी थी, उसे घर छोड़ा था। जगन का इधर उधर मुंह मारना, दिन रात मुझे पीटना, इसकी तो मुझे आदत सी हो गई थी। लेकिन इस वजह से मैं अपनी एजेंसी नहीं छोड़ सकती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। जब यहाँ आए थे, अपनी मेहनत से हमने छोटी सी दुनिया बनाई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लगा कि हमारे दिन बदलेंगे। लेकिन पता नहीं कब जगन बदलने लगा। वो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था साहब। वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने जगन को मार डाला? मैं नहीं जानती साहब, मैं तो यहाँ थी नहीं। वो लोग कौन थे, कब आए, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ये तो जगन ही जानता था कि आने वाले लोग कौन थे। अंजलि कोरा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। यस सर। मायरा के स्केच की कोई लीड? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं। इससे मुझे शक हो रहा है, क्या वाकई में जगन के घर 2 लोग गए? बेटा अंजलि, अब मेरी बात मान तो तुम दोनों बच्चों को लेके लातेहार आ जा हमारे पास रहने के लिए। नहीं बाबा, यहाँ एजेंसी है, काम है, सब कुछ यहाँ तक लाई हूँ, ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा तू अकेली। बाबा, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। पिछले कई सालों से मैं अकेले ही संभाल रही हूँ। जगन का तो पता नहीं कब से काम में ध्यान ही नहीं लगता था। यहाँ रहना सूरज और कोयल के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। सर, मैंने अंजलि कोरा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। वो मायरा को हर रात फोन करती थी, हर रात। यहाँ तक कि 1-2 बार तो उसने जगन से भी बात की थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस पर शक हो। मायरा अकेली आई विटनेस है और जगन था लौंडियाबाज। पॉसिबिलिटी बनती है सर, मायरा और जगन के बीच कुछ तो था। सिंह, एक काम करो, उस पड़ोसी अमित को बुलाओ जो उस रात चीखे सुनने के बाद सबसे पहले जगन के घर पहुंचा। अमित, तुमने मायरा की चीखें सुनी और तुम दौड़े चले आए। जी सर। मायरा जगन की चीख सुनकर जागी थी। जगन पर खुखरी से वार किए गए थे। जाहिर सी बात है जगन जोर जोर से चीखा होगा। क्या तुमने जगन की चीखें नहीं सुनी? सर, चीखें सुनी, तभी तो मेरी नींद टूटी और मैं घर से भागकर बाहर आया। जगन के घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। चीखें औरत की थी, मायरा की। मैं फौरन वहाँ भागा। आवाज़ें सुनकर और भी लोग जमा हो गए। तुम उस कॉलोनी में बरसों से रह रहे हो? जी सर। जगन औरतों के मामले में काफ़ी तेज था। तुम पड़ोसी हो उसके, जानते थे कुछ इस बारे में? जी नहीं सर,
मैं जगन को ज़्यादा करीब से नहीं जानता था। इतना पता था कि मियाँ बीवी के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी, उनके रोज़ झगड़े होते रहते। मायरा वो नौकरानी, उसका कुछ लफड़ा था जगन के साथ? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब पड़ोसी के घर में झाँक कर कौन देखेगा साहब। उस रात मैं चौंक कर जागा, घर से बाहर गया और देखा कि जगन मरा पड़ा है, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। सर, घर की चार दीवारी के भीतर क्या हो रहा था, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, ये सब हमको कैसे पता होगा साहब? ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर से बुलाएंगे। जी सर। ये मायरा या तो झूठ बोल रही है या हमसे कुछ छिपा रही है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप क्या? देख मायरा, सच बोल दे, सचमुच में दो लोग थे या फिर तो कोई कहानी सुना रही है? भगवान कसम साहब, दो लोग आए थे, मैं काहे झूठ बोलूंगी साहब। और कोई क्यों मारेगा जगन को? तू ही बोल, कोई दुश्मनी होगी तभी तो। किससे थी जगन की दुश्मनी? कौन था दुश्मन? उसकी बीवी? सच है ना? बोल। साहब, कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा तो रोज होता था उनके बीच। मैडम जी, जगन साहब की जान लेगी ऐसा नहीं हो सकता साहब। तेरा जगन के साथ कोई चक्कर था? साहब, मैं नौकरानी हूँ साहब, सिर्फ नौकरानी, ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती साहब मैं। जगन की औरतों पे नजर रहती थी, बुरी नजर, समझ रही है ना तू? पता ही होगा, साल भर से वहां काम कर रही है। जगन ने कभी तुझे नजर उठा के नहीं देखा? कभी तुझ पे हाथ नहीं डाला? नहीं साहब, कभी नहीं। तो फिर क्यों मार डाला उसे? साहब, मैंने जगन साहब को नहीं मारा साहब। मायरा, तू पहले ही दिन से कहानी सुना रही है कि दो लोग आए, तूने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जगन से मिलना है। इससे पहले कि तू कुछ पूछती, जगन ने कहा इन्हें अंदर आने दो और तू जाकर अंदर सो जा। झूठी कहानी है, 100% झूठी। तू मिली हुई थी उन दोनों से, तेरा हाथ है जगन के खून में। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था वो कौन थे, मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा था साहब। मैंने उनको अंदर आने दिया क्योंकि मुझे सब बोला गया था कि उनको अंदर आने दो, इसलिए। जगन घर पर है? साहब अंदर है। भगवान कसम साहब, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो लोग जगन साहब की जान लेने आए हैं। मैं तो किचन में जाके सो गई थी और जब मैंने चीख सुनी तब मेरी नींद टूटी थी साहब। झूठ क्यों बोला था अब तक? साहब, मैं डर गई थी, सच्ची, मुझे लगा था कि मैं फंस जाऊंगी। किसने बोला था उन्हें अंदर आने दो? पुलिस को पहले से ही शक था कि कोरा परिवार की नौकरानी मायरा कोई झूठी कहानी सुना रही है और पुलिस का इंट्यूशन सच साबित हुआ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी और उस साजिश में मायरा को एक मोहरे की तरह से इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यह उठ रहा था कि इस साजिश के पीछे दिमाग किसका था? मायरा, दो लोग आएंगे। जी मैडम जी, कब आएंगे? थोड़ी देर बाद। उन्हें अंदर आने देना, उन्हें कुछ काम है साहब से। ठीक है मैडम जी। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से प्लान कर ले, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। जो मैंने किया वो परफेक्ट क्राइम नहीं था, लेकिन एक जुर्म ऐसा है जो बार बार होता है, हर जगह होता है, वो परफेक्ट क्राइम है। कितनी औरतों की जिंदगी के साथ हुआ है ये क्राइम, लेकिन उसका परफेक्ट इलाज मुझे आज तक नहीं मिला है। परफेक्ट रिश्ता था हमारा। 6 साल पहले मिले थे हम अपने गांव लातेहार में और प्यार हो गया। सब लोग कहते थे एकदम परफेक्ट जोड़ी है। फिर हमने शादी कर ली, दिल्ली आ गए नई जिंदगी बनाने के लिए। 2 बच्चे हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था साहब, पर पता नहीं कब ये परफेक्ट रिश्ता धीरे धीरे कैसे सड़ने लगा। तुम चाहती तो इस रिश्ते से निकल सकती थी, अपने माँ बाप से बात करती, जगन के माँ बाप से कहती, यह भी तो एक रास्ता था। छोड़ देती ऐसे आदमी का साथ। छोड़ देती? सब कुछ छोड़ देती? इतना आगे बढ़ने के बाद सब कुछ मैंने ही खड़ा किया था साहब। फिर मैं ही क्यों नए सिरे से शुरुआत करूं? क्यों हर बार औरत को ही नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है? वो भी तो छोड़कर जा सकता था सब।
जिस औरत के साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी, अगर वो उससे तंग आ गया था तो चला जाता सब कुछ छोड़ के। क्यों हर बार औरत की ही जिम्मेदारी होती है नए सिरे से शुरुआत करने की, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप से बात करने की? ये तुम क्या कह रही हो बहू? जगन तो ऐसा नहीं था। वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं जानती थी कि आपको मेरी बात सच नहीं लगेगी, इसलिए 2 साल से मैं चुप थी। लेकिन पिछले 2 सालों में जगन शराब पीने लगा है, पागल कुत्तों की तरह औरतों के पीछे भागता है। हम दोनों ने मिलकर जो एजेंसी शुरू की थी, आज उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं घर ऑफिस दोनों अकेले संभाल रही हूँ, और जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। भरोसा तो नहीं होता बहू, फिर भी तू सब्र रख, मैं जगन से बात करता हूँ। पर बेटा, तुम बसा बसाया घर कैसे छोड़ सकती है? बेटा, पति है वो तेरा। बाबा, मैं उसे छोड़ नहीं रही हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे अपना गम बांट रही हूँ। जो कुछ भी मैं उस घर में सह रही हूँ, रोज, हर रोज मुझे अपने बच्चों की फिक्र है बाबा। उनकी परवरिश मैं अकेले कर रही हूँ, घर काम दोनों मैं अकेले संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं ये सब छोड़कर नहीं आऊंगी बाबा। लेकिन बाबा, मैं अंदर से बहुत कमजोर पड़ गई हूँ, एक फैसला नहीं ले पा रही हूँ। अब तक अपनी जिंदगी के सारे फैसले मैंने खुद ही लिए, अकेले लड़ी, लेकिन इस बार मुझे किसी के सहारे की जरूरत है बाबा, ताकि मैं कोई ठोस कदम उठा सकूं। बाबा, ये रिश्ता तो टूटने वाला है, आज या कल, बस ये नहीं पता। मैडम, मीना घर जाना चाहती है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। कोई बदली है उसकी जगह? लक्ष्मी है, अभी नई नई आई है। कमला, जरा बाहर जाना, हम दोनों को अकेले में बात करनी है। क्या जरूरत थी मेरे माँ बाप से बात करने की? उनसे बात नहीं करती तो किससे करती? धंधे की बागडोर तुम्हें सौंपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि धंधे की मालिक बन गई हो, मेरी जिंदगी की मालिक बन गई हो। औरत हो, औरत की तरह रहो, वरना इस धंधे से, इस घर से तुम्हें ऐसे बाहर निकाल दूंगा ना जैसे दूध में से मक्खी। सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम्हारी। ये आज जो कुछ भी खड़ा है ना, इसमें आधी मेहनत और आधा हिस्सा मेरा है। गलतफहमी मत जीना तू, सब कुछ मेरा है ये। तुझे तो मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे 1/2 करके झारखंड भेज दूंगा, समझी? और हाँ, अगली बार मेरे माँ बाप से बात करने की कोशिश करी ना तो तेरा खेल खत्म, जान से मार दूंगा तुझे। खून पसीना मेरा, और जो कुछ भी था वो सब उसका। मैं तो उसके साथ ही नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई कैसे उसे सौंप देती? मैंने अपने परिवार, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज अकेले अदा किया, लेकिन वो आदमी जो खुद को मर्द कहता था, उसने क्या किया? दिन रात सुबह शाम निकल जाता था चरने के लिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिताता था, और ऊपर से मुझे मारने की धमकी देता रहता था। अरे सब्र करो ना थोड़ा, कुछ दिनों की बात है, फिर साथ ही रहेंगे। बस इस अंजलि का जरा पत्ता कटने दो। अरे मानो मेरी बात, मैं मौका मिलते ही इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। मेरे अपने घर में, मेरी आंखों के सामने एक परफेक्ट क्राइम हो रहा था साहब, और मेरे पास उसका परफेक्ट इलाज नहीं था। डरती थी मैं साहब, औरत हूं ना, कमजोर थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। उस आदमी के भरोसे मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ देती, जो अपने बच्चों की माँ को मार डालना चाहता था। जगन को मारने आए वो दोनों लोग कौन थे? अरे इतना टाइम हो गया, आपने बताया क्या नहीं? नहीं जानती थी कि क्या करूं। अरे हम तो कहते हैं कि एक बार जगन से बात करके देखनी चाहिए। आखिर दिल्ली में उसका धंधा जमाने में हम लोगों ने कितना मदद किया, तो हम लोग की बात नहीं सुनेगा? और नहीं तो क्या, ठीक है, मेहनत किया, बड़ा आदमी बन गया, हम लोग आज भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अरे बचपन में साथ खेले हैं, कैसे नहीं सुनेगा हमारी बात? जगन के माँ बाप ने उसे बचपन से पाला है, अगर वो उनकी नहीं सुनता तो तुम लोगों की क्या सुनेगा? मैं खुद को, अपने बच्चों को और इस एजेंसी को बचाना चाहती हूँ, ताकि मैं ठीक से जी सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मैं जगन के हाथों नहीं मरना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। आप हमसे क्या चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे रहा है,
वो मुझे सच में जान से मार देगा। मैं मदद चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो आसान नहीं है। माहिरा को मेरे प्लान के बारे में नहीं पता था साहब। उसे नहीं पता था कि मैं जगन को मारने के लिए 2 आदमी भेज रही हूँ। मैंने बस उसे कहा था कि दरवाज़ा खोल देना और उन्हें अंदर आने देना। मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। मैं डर गई थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे मरने के बाद साहब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था साहब कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं जानती थी साहब मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, जुर्म है, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं थी साहब कि ये एक परफेक्ट क्राइम है। लेकिन मैं क्या करती साहब, मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहती थी, अपने बच्चों को नई जिंदगी देना चाहती थी साहब। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई मेरी कैसे मदद करेगा। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया साहब। ईश्वर की सृष्टि में हम सब एक समान हैं। कोई धर्म, कोई फलसफा ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करें। भेदभाव करना ईश्वर की सृष्टि का अपमान करना है। हम इंसानों को जन्म के साथ ही तर्क करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है। विवेक जिसके सहायता से हम दूसरे इंसान को समझ सके, उसके साथ सहानुभूति महसूस कर सके, दूसरे की आवाज़ सुन सके। जा, गाड़ी ठीक से साफ कर। धर्मवीर, आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। स्कूल है ये, विद्या का मंदिर। सर, आप चाहें तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाप दादाओं का दिया हुआ बहुत कुछ है, आराम से जी सकता हूँ। लेकिन सर, मेरे जाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये ऊंच नीच मैंने नहीं बनाई है। बनाई नहीं है तो कम से कम मिटा तो सकते हैं। शिक्षक हैं हम, नई सोच का निर्माण कर सकते हैं, गलत सोच, गलत धारणा को बदल सकते हैं। मैंने गांधी जी की सारी किताबें पढ़ी हैं, अम्बेडकर साहब की जीवनी भी पढ़ी है, यहाँ तक कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन घोल कर पी गया। लेकिन सच ये है कि समानता वमानता सब ब्रिटिश टाइम में ठीक था। तब देश को एक करने का एक मकसद था, आज़ादी। आज क्या मकसद है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, बाकी पॉलिटिक्स। पाँच बजे घर से निकली थी, बोल रही थी 7 बजे तक आ जाएगी। उसका फोन भी नहीं लग रहा जी, कब से बंद है। बाबूजी, बीजी, मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? स्कूटी ध्यान से चलाना पुत्र। ओफो बीजी, मैं पहली बार थोड़ी ना चला रही हूँ। कहाँ जाने के लिए निकली? पार्टी थी किसी सहेली के घर, ऐसा ही बोली थी। अरे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? बीजी, सोनिया के घर। आज पार्टी है ना उसके घर। सोनिया वही ना तेरे ऑफिस वाली? हाँ जी बीजी, वही। सोनिया को फोन किया आपने? नंबर ही नहीं है साहब।
पर सर उसके ऑफिस में हमने फ़ोन किया था, पर 7:30 बज गए थे तो किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। किस दफ्तर में काम करती है आपकी बेटी ज्योति और उसकी दोस्त सोनिया? करती थी जी, अब नहीं करती। 1 महीना पहले ही नौकरी छोड़ दी उसने। हाँ जी, मईलपुर में जो एक फाइनेंस कंपनी है वहाँ काम करती थी। आप में से किसी के पास ना तो सोनिया का एड्रेस है ना फ़ोन नंबर? जी नंबर तो नहीं है। पर सर जी ज्योति जब भी घर से बाहर जाती थी तो हमेशा टाइम पे वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो 8 बजे तक आई नहीं, उसका फ़ोन भी बंद था। तो इन लोगों को ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो कह के गई थी मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। आप कौन? जी मैं हरमेश सिंह, धर्मेर का पुराना दोस्त है सर। अब इसका फ़ोन आया तो मैं चला आया सर। 8 बज गए थे, इन लोगों को बहुत चिंता हो रही थी। मैंने तो कहा भी कि भी आ जाएगी ज्योति, थोड़ी इंतज़ार कर लेते हैं, और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर देखेंगे क्या करना है। मुझे ज्योति के पुराने दफ्तर का पता चाहिए। पेट्रोलिंग टीम को भी खबर दे देते हैं। सर आपके पास ज्योति का कोई फोटोग्राफ तो होगा? हाँ जी, ये लो जी। पच्चीस वर्षीय ज्योति पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। 10 दिसंबर 2012 की शाम को वो 5 बजे अपने घर से निकली थी। जब देर रात तक ज्योति घर नहीं लौटी तो उसके परेशान माता पिता और करीबी दोस्त ने पुलिस से मदद मांगी। ठीक उसी वक्त ज्योति हाईवे के पास झाड़ियों में बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ी थी। शायद वो जिंदा नहीं थी। क्या उस शाम कोई दस्तक हुई थी कि कुछ ठीक नहीं है, या फिर यह दस्तक बहुत पहले ही सुनाई दी थी? क्या यह दस्तक सुनी ही नहीं गई, या फिर सुनकर भी अनसुनी कर दी गई? साहब शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक सब लोग अपने घर चले जाते हैं। सोनिया मैडम का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हमारे पास तो किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। सर भगोड़ा क्रॉसिंग के पास पेट्रोलिंग टीम में कुड़ी की लाश मिली है, स्कूटी भी पास पड़ी है। देख उधर जाके चेक कर। ओ सर जी, हम यहाँ से निकल रहे थे, देखा कि साइड में स्कूटी पड़ी है। जब उतर कर चेक किया, लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। सर लड़की का मोबाइल पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। सर पे चोट लगी है, वो भी पीछे की तरफ। एक्सीडेंट लगता है सर। कहाँ है जी? कहाँ है? हमारी बेटी है वो। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आपने ध्यान से देखा है जी, वो हमारी ज्योति है। फोटोग्राफ से शक्ल मैच होती है मैडम। पर जी हौसला रखो, हो सकता है इनको पछाड़ने में कोई गलती लग गई हो। आइए। रात 12:30 बजे हमारी पेट्रोलिंग टीम को भगोड़ा क्रॉसिंग के पास लाश मिली और स्कूटी भी। पर ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट लगता है, मगर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कह नहीं सकते। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट होता तो किसी को तो पता चलता। हाईवे है वो, इतनी देर तक किसी ने कुछ नहीं देखा। लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं। लड़की के पास ना उसका मोबाइल मिला और ना ही उसका पर्स। पर जी उसके हाथ में पर्स था। मोबाइल और पर्स के बिना तो परचून की दुकान तक नहीं जाती थी। घर से निकली थी तो उसके हाथ में पर्स था। बाबूजी, बीजी, मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसने हाथ में चूड़ियां पहनी थी, गले में नेकलेस भी था, मैंने देखा था जी। पर हमें तो बॉडी पे कुछ नहीं मिला। एक्सीडेंट के बाद किसी ने लूटा हो सकता है। 6 से 8 के बीच, मौत 6 से 8 के बीच में हुई है। हो सकता है किसी ट्रक ने उड़ा दिया हो। स्कूटी पे डेंट्स भी पड़े थे और फ्रंट मिरर भी टूटा हुआ था।
एक बात अजीब है इंस्पेक्टर, बाकी पूरे शरीर में कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। इवन हाथ और पाँव में तो खरोच तक नहीं है। मतलब लगता नहीं एक्सीडेंट है। एक बात और बहुत अजीब है इंस्पेक्टर, लड़की पार्टी के लिए निकली थी, अच्छे कपड़े पहने थे, पर इंस्पेक्टर पैर में ये सादी सी स्लीपर थी। अजीब। सोनिया भगोड़ा क्रॉसिंग के पास रहती है नहीं, हमको नहीं पता जी। ज्योति पार्टी के लिए गई थी, अच्छे कपड़े पहने थे, मगर पैर में स्लीपर्स। उसकी सैंडल टूट गई थी जी, वो कह रही थी मार्केट से नई चप्पल ले लेगी। पुत्र, ये क्यों पहन के जा रही है पार्टी पे? मम्मा क्या करूं, मेरी सैंडल टूट गई है। कोई बात नहीं, मैं मार्केट से नहीं ले लूंगी। ठीक है बच्चे, ले लेना। ऐसा तो नहीं कि सोनिया के बहाने ज्योति किसी और से मिलने जा रही थी? ये कैसी बात कर रहे हैं सर जी आप? कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आप हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे? साहब जी, वो मेरी बेटी थी, अच्छे संस्कार दिए थे हमने उसे। कनाडा के एक लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई थी। सर जी, ज्योति बहुत ही अच्छी बच्ची थी, माँ बाप का हर कहना मानती थी वो। कत्ल हुआ था ये साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्यों हुआ था? एक जवान लड़की जो अपने घर से अपने दोस्त के यहां पार्टी के लिए निकली थी, उसका कत्ल कोई क्यों करेगा? उसकी डेड बॉडी घर से 6 किलोमीटर दूर हाईवे के पास कैसे पहुंची? सर, कल सुबह तक लड़की के फोन कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। गहने और मोबाइल दोनों चोरी हुए, पर्स भी चोरी हुई। घर से 6 किलोमीटर दूर शाम 6 से 8 के बीच में मौत हुई। वो सोनिया की पार्टी में गई भी थी या नहीं? सर, मुझे लगता है पक्का कोई लड़के का चक्कर है सर। हो सकता है। अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनके जवान बच्चे कर क्या रहे हैं। पार्टी और मेरे घर? नो सर, कल शाम को तो मेरे घर कोई पार्टी थी ही नहीं। पर ज्योति ने तो घर पे यही बताया था। स्ट्रेंज सर, एक तो ज्योति को जॉब छोड़े हुए 1 महीना हो गया था, और दूसरी बात यह है कि हम एक ही ऑफिस में थे, इसलिए एक दूसरे को जानते थे। बट हमारे बीच ऐसी कोई खास फ्रेंडशिप नहीं थी कि मैं उसे पार्टी में बुलाऊं। और ना ज्योति कभी मेरे घर आई और ना मैं उसके घर कभी गई, तो पार्टी में बुलाना। ज्योति ऑफिस में किसी और से क्लोज थी? हाँ सर, रंजीता की ज्योति से अच्छी बनती थी। हाँ सर, ज्योति और मैं हम अच्छे दोस्त थे सर। ज्योति का कत्ल हुआ है। कोई ऐसी बात है जो तुम जानती हो और हम नहीं जानते और हमें जाननी चाहिए? मनीष, हमारा कलीग सर, वो और ज्योति क्लोज थे सर। सिर्फ दोस्ती ही थी या फिर प्यार करते थे दोनों। ये मनीष है ऑफिस में? वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है सर। मनीष का फोन नंबर और एड्रेस? फोन अभी भी बंद है सर। मोतिया गांव का रहने वाला ही है मनीष। मोतिया गांव? वो तो भगोड़ा क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ से ज्योति की लाश पता है। इस मनीष से मिलने गई हो ज्योति? जी मनीष बेटा है मेरा। कहाँ है? मनीष जी। ज्योति मर चुकी है। जानता हूँ सर। तो क्यों मारा उसे? मैं ज्योति को क्यों मारूंगा सर? शादी होने वाली थी हमारी आज। मैरिज रजिस्ट्रार से आज की तारीख तय हुई थी। मैं तो कल इंतजार करता रहा उसका, आई ही नहीं सर वो कल। पक्का आऊंगी मनीष, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। मैं घर से किसी तरह कोई बहाना निकाल कर यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं हाईवे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहाँ से ना हम होशियारपुर चले जाएंगे और रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके शादी कर लेंगे। मैं 5 बजे तक घर से निकलूंगी और 6 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ज्योति घर से भाग रही थी, घर वालों को ये कहकर कि वो पार्टी के लिए जा रही है। घर पर उसने क्या कहा ये मुझे नहीं पता सर, पर आई नहीं वो। कई बार उसका फोन ट्राई किया, 7 बजे तक उसकी राह देखता रहा सर मैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच
7:30 बजे के आसपास मैं वापस आ गया था सर। मुझे लगा उसके माँ बाप ने उसे निकलने ही नहीं दिया होगा, या हो सकता है कि उसके माँ बाप को उसके भागने के बारे में पता लग गया था। ज्योति के माँ बाप जानते थे तुम दोनों के बारे में? वो खिलाफ थे इस रिश्ते के? वो राजी होते तो इन बच्चों के भागने की नौबत ही क्यों आती साहब। अब तू सबके साथ बैठकर सबके सामने बोलेगी कि तू इस लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वो बाबूजी, मैं मनी से प्यार करती हूँ। ये बकवास मैं सुन चुका हूँ इस लड़के और उसके बाप से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। हाँ बाबूजी। और इसकी जात का क्या, कुछ सोचा तूने? माना तेरे लड़के के कदम बहक गए थे, माना मेरी लड़की भी बहक गई थी, पर तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? यहाँ आने से पहले 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? समझाया क्यों नहीं इसकी जात क्या है? मेरी लड़की का हाथ मांगने आ गया। देखिए भाई साहब, आप और हम तो पुराने ज़माने के हैं, पर अब ज़माना बदल गया है। और फिर ये दोनों जात पात भी नहीं मानते, इनकी अपनी सोच है और वो सही भी है। अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी तो ये रुकेंगे नहीं, और फिर रुकेंगे कैसे नहीं? ज्योति का बाप अभी जिंदा है, आइंदा से मेरी लड़की को आंख उठा के भी देखा ना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। बाबूजी पर तू अंदर जा। बाबूजी तू अंदर जा, तेरे से बाद में निपटूंगा। सुना नहीं तूने? चल अंदर। अंदर जा। कल से इसकी नौकरी बंद। अब जात तो नहीं बदल सकती ना साहब, ना हमारी ना ज्योति के परिवार की। बहुत ऊंची जात के लोग हैं साहब, पर ये बच्चे जिद किए बैठे थे, अड़ गए थे बिल्कुल। एक दूसरे के बिना जीना ही नहीं चाहते थे। उसके बाबूजी ने जबरदस्ती घर पे बिठा दिया, उसे नौकरी से निकलवा दिया। और तेरी ज्योति से शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए तूने उसकी जान ले ली। सर, मेरी सोच ज्योति के बाबूजी जैसी नहीं है, और ना ही ऐसी सोच ज्योति की थी। हम तो बस सर प्यार करते थे एक दूसरे से, प्यार की भाषा जानते थे सर, हम साथ चाहते थे एक दूसरे का। हम जानते थे सर, अगर हम रुके तो हम दोनों में से किसी एक की जान जाना तय थी सर। इसीलिए सर हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। तू ज्योति का पीछा छोड़ दे। तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा कि तू ज्योति को भूल जाए। और वैसे भी जात बिरादरी का मामला है, खाम खाम में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, समझ जाओ। ज्योति, ज्योति, यहाँ हम साथ साथ नहीं रह सकते। कितनी भी तरक्की आ जाए इस देश में, कितनी भी नई सोच आ जाए, लेकिन ये दकियानुसी प्रथाएं कभी नहीं बदलेंगी। कोई नहीं बदलेगा इन्हें ज्योति, ये हमेशा ऐसी रहेंगी। कोई बदलना चाहता भी नहीं है। पिछड़ेपन को बरकरार रखने में ना बहुत लोगों का फायदा है, और तुम्हारे बाबूजी भी ऐसे लोगों के गुलाम हैं। पर हम गुलाम नहीं हैं, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से। पूरी दुनिया पर तो खाप का राज नहीं है ना। प्यार करता था सर उससे, बहुत चाहता था सर उसे। उसकी मौत की खबर सुनी सर रंजीता से, आखिरी बार जाके उससे मिलना चाहता था सर, एक बार देखना चाहता था सर उसको मैं, लेकिन जाता था सर। मैं अगर वहां पर गया ना तो वो लोग मुझे ही उसके खून का जिम्मेदार मानेंगे सर। लड़का झूठ बोल रहा है। हमारी बेटी हमें धोखा नहीं दे सकती थी। वो झूठ बोल के घर से भागी है। हाँ जी, हमारी ज्योति ऐसी नहीं थी। सर, कहानी बना रहा है वो लड़का, उसी ने हमारी बेटी को बहकाया होगा और मार दिया। बहक गई थी जी, समझाया था हमने उसे, राजी भी हो गई थी। कनाडा में एक लड़के के साथ जी उसकी शादी होने वाली थी।
हाँ बोल दिया था जी उसने। मगर सोनिया के घर उस रात कोई पार्टी थी ही नहीं। मनीष और ज्योति 11 तारीख को रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी करने वाले थे। सर जी बेवकूफ बना रहा है वो लड़का, लिख के ले लो मेरी बात। उसी लड़के ने हमारी बेटी की जान ली है। नीच जाति के छोटे लोग। सर उसी लड़के ने हमारी बेटी को पहले फुसलाया होगा, फिर उसकी जान ले ली और उसके सारे गहने वहने सब उतार लिए। आपको अब मन गढ़ंत कहानियां सुना रहा है। सर मैं आपको पक्का बता रहा हूं, इसी लड़के ने हमारी बेटी को फंसाया। सर कौन झूठ बोल रहा था, कौन कहानी बुन रहा था, या फिर इस खून की कोई तीसरी ही वजह थी? इससे पहले कि किसी और वजह के बारे में पुलिस को पता चले, उन्हें इस केस के बारे में एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली। सर ज्योति के फोन पे लास्ट कॉल मनीष का था। उसने उसी दोपहर उसे फोन किया था जिस दिन ज्योति का मर्डर हुआ था। ये लड़का सच बोल रहा है सर। मैं हाईवे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं 5 बजे तक घर से निकलूंगी और 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। और सेल की लास्ट लोकेशन? सुभानपुर गांव, ज्योति का घर। क्या सर? ज्योति का फोन शाम 5 बजे से स्विच ऑफ दिखा रहा है सर। और ज्योति 5 बजे घर से निकली थी। सर जी मुझे तो पक्का यही लगता है कि ये सब उस मनीष ने ही करवाया होगा। उसी साले ने हमारी बेटी को कहा होगा कि मोबाइल वो घर पे छोड़ के जाए। हमारी बेटी ने हमें धोखा दिया। आपकी बेटी ज्योति, उसकी सेलफोन लोकेशन घर थी जब वो घर से भागने के लिए निकली, और उसके बॉयफ्रेंड मनीष की सेलफोन लोकेशन हाईवे के पास थी। मगर ज्योति की डेड बॉडी तो भगोड़ा क्रॉसिंग पर मिली। मामला कुछ गड़बड़ ना। आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों को सच्चाई अगर पता नहीं लग रही है तो आप हम घर वालों को ही फंसा देंगे क्या? आप परिवार के दोस्त हैं। हाँ हूँ। क्यों? सर खानदानी रईस है धर्मवीर। स्कूल में पढ़ाता है पर शौकी है। उसकी इस आमदनी से उसका घर नहीं चलता। उसका दोस्त धर्मेश, जरा उसका चिट्ठा निकाल। जी सर। ज्यादा ही उछल रहा है वो। क्या है ये? वो सब्जी पूरे 1 लाख है जी। आप है ना वो लड़की वाले केस को एक्सीडेंट बनाकर बंद कर दो। आपके लिए तो मामूली सी बात है। देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तुझे किसने भेजा, मगर जिसने भेजा है उसको बोल कि 1 लाख नहीं 10 लाख लगेगा। मर्डर को एक्सीडेंट बनाना इतना आसान काम नहीं है, समझा? ठीक है जी, मैं कल बात करके इंतजाम कर दूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। साहब जी, इंस्पेक्टर तो बड़ा मुंह फाड़ रहा है। 10 लाख रुपए मांग रहा है केस बंद करने के। 10 लाख? हाँ जी साहब जी। बहुत भाव बढ़ गए उसके। तुझे क्या लगता था किसी की जिंदगी इतनी सस्ती है? लोगों का ज़मीर इतना सस्ता है? मनीष तो ज्योति से प्यार करता था। तेरा पंगा क्या है हरमेश सिंह? ज्योति को तूने मारा। जात बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी वो। हम ये नहीं होने देते। वो एक नीच जाति के लड़के का हाथ पकड़ के भाग जाए और हम चुपचाप देखते रहे।
वो हमारे मुंह पे तमाचा मारे और हम सहन कर लें? ये उसका अपना फैसला था। वो होती कौन है फैसले करने वाली? ये फैसले बिरादरी करती है, और ये फैसले तो सदियों पहले हो चुके हैं। तू ना तो ज्योति का बाप है ना ताऊ, तुझे क्या हक बनता है कि तू तय करे वो सही थी या गलत? ये जो कुछ भी हुआ है मेरा अकेले का फैसला नहीं था। माँ बाप हो तुम दोनों, ज्योति को अपनी मर्जी से जीने नहीं दे सके, उसे जाने भी नहीं दे सके। उसे ऊंच नीच की कदर नहीं थी, रोकना जरूरी था। उसकी जान लेकर, अपनी खुद की बेटी की जान लेकर हम जिंदा छोड़ देते तो क्या बिरादरी छोड़ देती? भाग के जाती कहाँ? बाबूजी, आज शाम को मैं ये घर और ये गांव छोड़ के जा रही हूँ। आपकी यहाँ पे बहुत इज्जत है, बहुत मान है। हम दोनों इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। बाबूजी, इसको फाड़ने से क्या होगा? वो सिर्फ एक कॉपी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से भागने वाली थी। मैं जो भी करती आपको बता के करती, आपसे छिपा कर नहीं। बेशरम, तुझे पता भी है क्या कह रही है तू? पूरी दुनिया में तुझे वो एक ही लड़का मिला, वो भी नीची जात वाला? कुछ तो शर्म कर। कितने लाड प्यार से पाला तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तू बदले में हमें ये दे रही है? गलत तो गलत होता है ना बाबूजी, चाहे वो कोई बड़ा करे या कोई छोटा करे, कोई अपना करे या फिर कोई पराया। अच्छा, तू हमें सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत? मैं आपको कुछ सही गलत नहीं सिखा रही। सीखना ना सीखना ये आपके हाथ में है, और वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। वक्त बदल रहा है, आपके ख्याल भी बदल जाएंगे। मैंने तय कर लिया कि मैं मनीष के साथ जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। बीजी, बाबूजी, मैं जा रही हूँ। तू कहीं भी नहीं जाएगी। आप नहीं रोक पाओगे मुझे। अपने दोस्त हरमेश के साथ मिलकर तूने अपनी बेटी की जान ली। अगर इस दुनिया में रहना है तो इसके कायदे कानून के साथ ही जीना होगा। लेकिन वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो हमारी बेटी थी, हमारा खून, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। और जो बदलना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। अंधेरा होने दो, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। जनरल, तू स्कूटी लेके आ। सतेंद्र, तू सेंट्रोज में, हम लोग मेरी गड्डी में चलते हैं। पुलिस चौकी जाके रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं। सड़क के किनारे डेड बॉडी मिलेगी तो एक्सीडेंट का केस बनेगा। ये कोई गड़बड़ रह भी गई तो 1-2 लाख रुपया देकर रफा दफा करा दूंगा। जनरल, इसके अंदर एक गड्डी लेकर दूसरी मेरा काम चुप जा। बेटी की जान लेकर कौन सी इज्जत बच गई? जिंदा रहती तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती। माँ है और आप स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसे के लिए नहीं, पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए। लेकिन आप
अपनी बेटी का दिल नहीं पढ़ पाए और ना ही समाज की बदलती सोच को? क्या खाक पढ़ाते हैं आप? हमारा समाज, उसकी मर्यादा, उसके संस्कार को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। ये हमारी परंपरा है, ये कभी नहीं बदलेगी इंस्पेक्टर साहब। गंगा उल्टी नहीं बहती। तुम जैसे लोग गंगा को बहने ही कहां देते हो? अपनी गंदी सोच के बोझ से उसका बहना रोक रहे हो और इस गंदी धकियानुसी सोच को परंपरा कहते हो। एक ऐसा कस के थप्पड़ पड़ना चाहिए कि परंपरा की बत्ती सी याद में आ जाए। हम यहाँ साथ साथ नहीं रह सकते। कितनी भी तरक्की आ जाए इस देश में, कितनी भी नई सोच आ जाए, लेकिन ये दकियानुसी प्रथाएं कभी नहीं बदलेंगे। कोई नहीं बदलेगा इन्हें ज्योति, ये हमेशा ऐसी रहेंगी। कोई बदलना चाहता भी नहीं है। पिछड़ेपन को बरकरार रखने में ना बहुत लोगों का फायदा है, और तुम्हारे बाबूजी भी ऐसे लोगों के गुलाम हैं। पर हम गुलाम नहीं हैं। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से। पूरी दुनिया पर तो खाप का राज नहीं है ना। कहाँ से लाए? यहाँ का नहीं है, बाहर से उड़ाया। 30 का पड़ा। अरे पागल हो गया है, उड़ा के लाया और बोलता है 30 का पड़ा। 15 देगा मैं बस। बहुत मेहनत की उस्मान भाई। 20 फाइनल। बोल क्या बोलता है? ठीक है चलेगा। क्या बोलूं स्वाति? विद्या, वो बच्चा किस तरह पड़ा था? कोई देखने वाला ही नहीं। तेरी राह देखते देखते 15 मिनट से मैं वहां खड़ी थी। 1-2 नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। सच कहूं स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूँ तो किसे कहूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किस बारे में? क्या बात है विद्या, बता तो। क्या है? क्या है? और ले 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 ले। सुनो, कमला, ए कमला, अरे वो औरत कहाँ गई? कौन औरत अम्मा? वही जिसके पास सोनू को छोड़ कर गई थी मैं। कौन औरत और किसके पास छोड़ा आपने सोनू को? कोई अस्पताल गई थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। लेकिन कहाँ लेके गई वो मेरे सोनू को? पता नहीं कहाँ गई वो औरत। क्या हुआ कमला? क्या हुआ अम्मा? कोई अस्पताल की औरत थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। मैं बस 5 मिनट में वापस आई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुमने किसको दे दिया बच्चा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों, बच्चों और बहुत छोटे बच्चों की तस्करी, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री दुनिया भर में फैली है, जिसके एक सिरे पर है देह व्यापार, दूसरे सिरे पर है चाइल्ड लेबर का माफिया और तीसरे सिरे पर
बेगिंग माफिया। 19 दिसंबर 2012 जहां एक तरफ देश भर में दिल्ली गैंगरेप की वारदात पर जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के एक सिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर से एक बच्चा चोरी हुआ। जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे लगा अस्पताल की कोई औरत है। सर हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगा है। कितने बरस का था बच्चा? कब पैदा हुआ था? 1 सप्ताह पहले साहब, 12 दिसंबर को। ये स्टॉप। ये? हाँ। लेकिन ये तो हमारे स्टाफ के मेंबर नहीं है। सर इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे लगा अस्पताल की ही कोई औरत होगी। आप चाय पी लीजिए, तब तक बच्चे को मैं संभालती हूँ। मैं इसीलिए तो राउंड पर थी। यही तो ड्यूटी है मेरी। आप जाओ आंटी। फॉरवर्ड करो। स्टॉप। ये बात तो कंफर्म है, ये औरत बच्चा चुराने आई। लेकिन सर ये हमारे स्टाफ में से नहीं है। मुझे फुटेज की प्रिंट चाहिए और सिक्योरिटी रजिस्टर, और जिस तरह से घूम रही है उसे देखकर लगता है कि ये पहले भी कई बार आके गई हुई। सर उस औरत की अभी तक कोई लीड नहीं मिली। शहर से बाहर गई होगी। सर ये रैकेट ऐसे ही काम करता है, हमेशा दूसरे शहर से बच्चे उड़ाते हैं और फिर किसी और शहर में जाकर बेच देते हैं। इसीलिए बच्चों को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तलाश जारी रखो। सर शर्म की बात है कि रैकेट इतना खुलेआम पनप रहा है। तरस आता मुझे माँ बाप पर, क्या गुजरती होगी उनको। जी अनीता जायसवाल। यस। आपको बुलाया है। ओके आगे से ले। थैंक यू। डॉक्टर, मैं एक विधवा हूँ। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। I'm sorry to hear that, but how can I help you? बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं मेरे पति। वो मुझे मिल सके इसके लिए मुझे एक वारिस चाहिए। I'm sorry, मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। देखिए, ये एक मैटरनिटी होम है, कोई अडॉप्शन सेंटर नहीं है। पर डॉक्टर, मैंने तो सुना है यहाँ बच्चे मिलते हैं अडॉप्शन के लिए। तो आपने गलत सुना है। किस बेवकूफ़ ने कहा आपसे ये? प्लीज़ डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक विधवा हूँ। अडॉप्शन सेंटर से मुझे बच्चा नहीं मिल सकता। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं इसके लिए कीमत देने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ डॉक्टर, मुझे एक बच्चा दे दीजिए प्लीज़। किसी ने आपको गलत खबर दी है। ये एक मैटरनिटी होम है और यहाँ बच्चे गोद नहीं दिए जाते। मैडम, आप मेरी ज़रूरत समझेंगी, ऐसा भरोसा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रही हैं, पर डॉक्टर प्लीज़ एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इस कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ़ोन करेंगी, मेरी मदद ज़रूर करेंगी। प्लीज़ डॉक्टर। मैम, उन्होंने बोला कि आपसे मिलना है। तो तुमने सीधे अंदर कैबिन में भेज दिया। पूछना तो चाहिए था क्या काम है। मैम, मुझे लगा कि किसी रेफरेंस से आई होगी। तो पूछना तो चाहिए था किस रेफरेंस से आई है। दोबारा बिना पूछे किसी को भी तुम अंदर नहीं भेजोगे। इज दैट क्लियर? ओके मैम। मम्मा, अगले महीने से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है। सोच रही हूँ कि अपने हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करूँ। बिल्कुल नहीं, किसी और हॉस्पिटल से कर लेना। पर क्यों? अपना हॉस्पिटल होते हुए कहीं और क्यों? मेरा बेटे, मामा बिल्कुल ठीक कह रही।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। अल्टीमेटली तो तुम्हें मामा को ज्वाइन करना ही है, इसलिए मौका अच्छा है। बाहर जाओ, कुछ एक्सपीरियंस लो अच्छे से। ये औरत अनीता जायसवाल ठीक लगती है, जेन्युइन लगती है। नहीं बेटा, बिना कांटेक्ट के आई है, इसलिए उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। टटोल कर देखो। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। ओह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैंने आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा है। डॉक्टर, आप मेरी मदद करेंगी ना? देखिए, एक 7 दिन का बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी माँ नॉर्थ ईस्ट की थी। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि बच्चा आपका नहीं है। सवाल उठेंगे आप पर, सोच लीजिए। बच्चा किसका है, कैसा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। ये बच्चा मुझे अपने पति की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने लिए भी चाहिए। मैं माँ नहीं बन सकती ना? ऑल राइट, मुझे थोड़ा टाइम दो। I'll get back to you. 6 महीने पहले मई 2012 में इसी बेंगलुरु शहर में एक औरत बच्चा गोद लेने आई थी, या यूं कहें कि बच्चा खरीदने आई थी। शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा संचालित ये एक जाना माना हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम था। बच्चा खरीदने आई औरत को कहीं से तो ये जानकारी मिली होगी कि इस अस्पताल में बच्चे अडॉप्शन के लिए बेचे जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में बढ़ती बच्चों की चोरियां और दूसरी तरफ बच्चों को बेचकर पनप रहा अस्पताल। क्या ये दोनों कड़ियां आपस में मिली हुई थी? देखिए, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की भी तो कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन हो गए साहब, और अब तक मेरे बच्चे का पता नहीं चल पाया है। पता नहीं कैसा होगा, कौन दूध पिलाता होगा उसे। साहब हमारा पहला बच्चा है। मैं समझ सकता हूं, आप हौसला रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हिम्मत मत हारिए। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। यस डॉक्टर। 6 महीने पहले आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी ना? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस डॉक्टर, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। 6 महीने से आपके फोन का ही तो वेट कर रही थी। ठीक है, एक बार हॉस्पिटल आकर मिल लो। ऑलराइट। लड़का है, न्यू बॉर्न है, 1.5 लाख लगेंगे। 1.5 लाख? डॉक्टर, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैं एक विधवा हूँ, प्रॉपर्टी भी अभी तक नहीं मिली है। एकदम से 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चा दे रही हूँ, वो भी प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। सब कुछ प्रॉपर होगा। जन्म के बाद से बच्चे को हम संभालते हैं और इन सब चीजों के लिए खर्च होता है। आप तो जानती हैं ना मैंने इस बच्चे के लिए कितना वेट किया है। मुझे बस एक बच्चा चाहिए डॉक्टर। आप क्या थोड़ा कम नहीं कर सकती? प्लीज डॉक्टर। डोंट प्लीड। ठीक है, 1 लाख। डॉक्टर, अगर थोड़ा और कम? तो फिर एक काम कर, बच्चे को भूल जा। नहीं डॉक्टर, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बच्चा कब तक मिल जाएगा? कल पैसे ले आओ और बच्चा ले जाओ।
जी सर। ओके। मिसेस अनीता जायसवाल। यस। पहले आपको हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर श्रीधर राजेश्वर से मिलना होगा। वो डॉक्टर सरिता के केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। थैंक यू। पैसे लाए हो? जी, लेकिन बच्चा कहाँ है? पहले आप पैसे जमा करा दीजिए, उसके बाद बच्चा आपका। पैसे मिल गए। दीदी पहले ये गुड न्यूज़ अम्मा को तो दे दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हाँ नीता बोलो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरा भी मन कर रहा है बच्चा देखने को। अगर आपने बच्चे का कोई नाम सोच रखा है तो प्लीज बता दीजिए, मेरे हस्बैंड उस नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। मैंने तो कब से सोच कर रखा है, मैं लिख के देती हूँ। कैश ब्रीफकेस में है सर। पिछली बार तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। थैंक्स अनीता, यू डिड ए ग्रेट जॉब। इस बार हमारे पास काफी सबूत है। वी विल प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस। सच कहूँ स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूँ तो किसे कहूँ मैं। किस बारे में? क्या बात है बिंदिया, बता तो। स्वाति, तूने जो बच्चा देखा ना, वो कोई यहाँ पे छोड़ गया है और मुझे भी यही बताया। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। स्वाति, इस हॉस्पिटल में बहुत से इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चों की बिक्री हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। तूने टॉप अथॉरिटी से बात की? वही तो मुश्किल है। इस हॉस्पिटल की टॉप अथॉरिटी डॉक्टर सरिता राजेश्वर है और वही इस हॉस्पिटल की ऑनर भी है। वो और उनकी फैमिली मिलकर ही ये सब इलीगल बिजनेस कर रही है। लेकिन बिंदिया, ये सब गलत है, तुम्हें रोकना चाहिए ये सब। कैसे? मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर इस सब में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब समझ रही हो तुम? जो बच्चे यहाँ से बेचे गए हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं। ये सब एक रैकेट है, हमें ये सब रोकना चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बोल, चुप मत रहे। एक बात तो तय है बिंदिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये क्या बकवास है? डॉक्टर बिंदिया, किसी और को इन्फॉर्म करने से पहले एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, उससे पहले ही आप बच्चा बेच सके। एक्सक्यूज मी मैम, आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। एक कपल आए थे जो इस बच्चे को छोड़ गए, दिया गया नाम एड्रेस सब कुछ गलत था। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इस बच्चे को संभाला है और वैसे भी मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाली थी। कब? बच्चा बेच देने के बाद? 2 साल पहले एक आम नागरिक स्वाति ने इस अस्पताल में एक बच्चे को दयनीय अवस्था में देखा और उसने ये बात अपनी एक दोस्त को बताई जो उस अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। और जब उसने अपनी डॉक्टर दोस्त से उस अस्पताल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सुना तो उसे सुनकर बहुत धक्का लगा। संवेदनशील, सतर्क और सचेत स्वाति ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और उस बच्चे को बचाकर चाइल्ड वेलफेयर होम को सौंप दिया। डॉक्टर सरिता राजेश्वर और उसके हॉस्पिटल को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग पाए। लेकिन 1 साल बाद स्वाति, मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया है, पर वहाँ अभी भी वो सारे इलीगल काम हो रहे हैं। आई नो दैट फॉर श्योर। बच्चे अभी भी बेचे जाते हैं। पिछली बार वेलफेयर एसोसिएशन ने उसे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया था क्योंकि कोई सबूत ही हाथ नहीं लगा। सबूत हाथ लगता भी तो क्या होता? डॉक्टर सरिता बहुत पावरफुल है
और उनके पति राजेश्वर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई ये रैकेट रोक नहीं सकता। ये सब एक जुर्म है बिंदिया, और हमें इसे रोकना चाहिए। आई नो, जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सोचा तुझे बता दूं। अब तू ही बता इस रैकेट को कैसे रोक सकते हैं। स्वाति, मुझे मेरे चैनल से बात करनी होगी। कुछ भी कर अनीता, हमें ये सब रोकना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा, बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, वेल कनेक्टेड, इट्स वेरी रिस्की। तो नारायण, सब कुछ जानते हुए हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब गलत है और हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। स्वाति इज राइट नारायण। स्वाति, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया। मैं आज ही अपने चैनल हेड से बात करती हूँ। हो सकता है वो इस पर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहे। हमारा चैनल स्टिंग ऑपरेशन करेगा, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। पिछली बार हमें कोई सबूत नहीं मिले थे। अगर ये स्टिंग करना है तो पक्के सबूत मिलने तक हमें धीरज से काम लेना होगा, और ये सबूत हासिल करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपके साथ हैं। जॉइंट सीपी की भी परमिशन मिल चुकी है इस ऑपरेशन के लिए। सब इंस्पेक्टर नमिता इस ऑपरेशन के लिए आप लोगों का साथ देंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम ये ऑपरेशन अनीता से करवाएं। वो पहले भी स्टिंग ऑपरेशंस कर चुकी है, शी नोज अ जॉब। सब इंस्पेक्टर नमिता को हम सही समय पर इस प्लान में शामिल करेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से इस ऑपरेशन को करना होगा। मई 2012 में शुरू हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन दिसंबर 2012 तक चला और आखिर कामयाब हुआ। जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर था, अनीता ने नमिता को भी अपने साथ लिया था और सबसे पहले बच्चा भी नमिता के ही हाथ में सौंपा गया था। ये एक सोचा समझा प्लान था ताकि नमिता को भी गवाह बनाया जा सके। दिए गए 1 लाख रुपए पर भी निशान बनाए गए थे ताकि उन रुपयों को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। What the hell, इंस्पेक्टर? मैं एक रिटायर्ड करना दूं? हमारे पास सर्च वारंट है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, बहुत पछताओगे। हम इज्जतदार लोग हैं। यस सर, आपकी बहुत इज्जत है। आप एक एक्स आर्मी मैन, आपकी वाइफ रेप्यूटेड डॉक्टर और आपका बेटा इंजीनियर है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट है। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आपके हॉस्पिटल में बच्चे बेचे जाते हैं। ये आपका बिजनेस है, इज्जतदार लोगों का बिजनेस। कमला, वो कह रहे थे कि शायद बच्चा हमारा ही है। भगवान करे कि हमारा ही हो। बहुत दिन हो गए सोनू को देखे। मैंने कहा ना, ये वो बच्चा नहीं है जो 19 दिसंबर को उस हॉस्पिटल से चोरी हुआ था। तो फिर ये बच्चा कहाँ का? ये मेरे ही हॉस्पिटल का बच्चा है। किसका बच्चा है? हमें तो आपके हॉस्पिटल से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरे पास इसके पेरेंट्स के डिटेल्स नहीं है। वो बहुत गरीब थे और डिलीवरी के बाद लौटकर नहीं आए। शायद वो बच्चा पाल नहीं सकते थे, इसलिए वहीं छोड़ गए। इससे पहले और कितने बच्चे बेचे तुमने? मैम, बरसों से बच्चे बेच रही है सर। कितने बच्चे बेचे अब तक? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर शायद 4 या 5 होंगे सर। मतलब तुम्हें पता था कि हॉस्पिटल में क्या चलता था? सर, मैं वहाँ बस एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। तुम इस क्राइम में भागीदार भी हो। इसमें इलीगल क्या है? ये बच्चे अनवांटेड हैं और मैं इन्हें अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को दे रही हूँ। इट्स प्रीटी मच लाइक अडॉप्शन। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। ये रिकॉर्ड भी नहीं है कि आपने बच्चे किसे बेचे, और आप इसे अडॉप्शन कहती हैं? मैडम, अडॉप्शन का एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे बेचे नहीं जाते हैं। पढ़ी लिखी हैं, इतना तो समझ सकती है ना।
मेरी वाइफ एक ह्यूमन सर्विस कर रही है। जिन बच्चों का कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनका फ्यूचर सिक्योर कर रही है वो। आपकी पत्नी लोकल मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप बच्चों का नहीं अपना फ्यूचर बना रहे हैं। बच्चे बेचकर पैसा कमा रहे हैं आप लोग। एक मिनट मैडम, बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसका मेंटेनेंस, उसके लिए फॉस्टर पेरेंट्स मिलने तक उसकी देखभाल करना, ये सब मुफ्त में नहीं होता है। एडॉप्शन सेंटर चलाने का कोई लाइसेंस है आपके हॉस्पिटल के पास? मिस्टर राजेश्वर, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं। रूल्स की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। हम ना ही उन बच्चों को ट्रेस कर पा रहे हैं जो आपके यहाँ से बिके हैं, और ना ही उन पेरेंट्स का अता पता है जिन्होंने आपके यहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए हैं। आपको नहीं लगता कि जो बच्चे आपने बेचे हैं उनमें से कुछ को इलीगल कामों के लिए खरीदा गया हो? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो और क्या है? यू ऑल आर ब्लडी क्रिमिनल्स। और जिन माँ बाप को बच्चे नहीं चाहिए होते वो सीधे आपके ही हॉस्पिटल में कैसे आ जाते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? हमारे हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग है जहाँ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। वहाँ वो औरतें आती हैं जो सिंगल होती हैं और वो चाहती नहीं कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में किसी और को पता चले। वो बच्चा गिरवाने आती हैं। मतलब वो आपकी शरण में आ जाते हैं डिलीवरी या अबॉर्शन के लिए। फिर आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि बच्चों को गिराने से बेहतर है बच्चों को बेचकर पैसा बनाया जाए। Damn it! मेरी बीवी जेल में है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, मेरा हॉस्पिटल सील हो चुका है। आई नीड योर हेल्प। भगवान करे उस बच्चे को उसके माँ बाप मिल जाए, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। वेलफेयर कमेटी ने बच्चे को चाइल्ड केयर होम भेज दिया है। वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। थैंक्स स्वाति। अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं कभी अपना मुंह नहीं खोल पाती। बस भगवान करे कि डॉक्टर सरिता ने जिस किसी को भी बच्चे बेचे हैं वो अच्छे लोग निकले। कितने अफसोस की बात है, इंसान ही इंसान को बेचने का कारोबार कर रहा है। चैन की नींद कैसे सो पाते होंगे ये लोग? कैसे अपनी आत्मा को चुप करा देते हैं? डॉक्टर सरिता राजेश्वर मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रही थी। उनका मानना है कि वो अनवांटेड बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रही थी और उन्हें इसमें कुछ भी अनैतिक और गैर कानूनी नहीं लगता है। मेडिकल काउंसिल ने हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। पुलिस डॉक्टर सरिता द्वारा बेचे गए बच्चों की तलाश कर रही है और साथ ही बेंगलुरु के एक जाने माने अस्पताल से चोरी हुए दिनेश और कमला के बच्चे को भी ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर सरिता के पति के संबंध बहुत बड़े लोगों से हैं। उनकी पहुंच भी काफी ऊंची है। हो सकता है शायद वो दबाव डलवाकर इस केस को रुकवा दें और उनके परिवार पर इस केस का कोई असर ही ना हो। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा ये सोचकर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो हुआ है वो हम सब के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। स्वाति
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।